Hello everyone, welcome again in eSiksha. Let's again start our mission at JRF. Give me a second. Let's again start our mission at JRF for 2020. As I have told you कि मैं आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट कर लेते हो, लगभग 10 ईयर्स के क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वही होता है। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे और उसको अटैम्प्ट करोगे, तो आपका 50% जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो हो जाएगी। और आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए। भले ही वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, बट जो उसमें पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को आप बनाए रखिए। और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको बार बार आप रिवीजन करिए, जस्ट लाइक अ फैक्ट। जैसे आप किसी फैक्ट को याद करते हो, उसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी रट लो जहां पे आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे। लास्ट मोमेंट पे सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से बेटर होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन को हम क्या करते चले, अटैम्प्ट करते चले, पढ़ते चले। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन को लिया है कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसी बेसिस पे 5 क्वेश्चन आपको डेली कराऊंगी, जिससे आपने जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट की और बेटर क्लियरिटी हो सके। तो अभी आज मैं पेपर 1 का यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कराऊंगी। ये सीरीज हमारी चलेगी साथ साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ साथ, जिसमें अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करोगे। ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, लगभग 2008 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन इसमें होंगे। तो चलिए इसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे अपने अदर फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे क्लास को प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। Without wasting the time, let's move on our question. तो ये यहाँ पे मैंने दिसंबर 2008 के क्वेश्चन लिए हैं। आज मैंने मेंशन कर दिया है कि ये 2008 के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। जो पहले क्वेश्चन आते थे बहुत ही सिंपल आते थे, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते थे, बेस्ड होते थे। यानी कि यहाँ पे हमें रोट लर्निंग नहीं करनी होती थी, ये बेस्ड होते थे हमारे कॉमन सेंस पे। बट अब ऐसा नहीं है, 2020 तक आते आते इन क्वेश्चंस का पैटर्न और लेवल एकदम चेंज हो गया। ये इजी से मॉडरेट लेवल में आ चुके हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर्स सक्सेस डिपेंड ऑन। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एक शिक्षक की सफलता किस पे निर्भर करती है। तो ये सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है, हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। इसका मतलब है कि वो शिक्षक ने जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया है, अचीव किया है, उसका वो त्याग कर दे और दूसरों की सेवा, सर्विस टू अदर्स, और दूसरों की सेवा करे। इससे किसी टीचर के सक्सेस होने का यानी सफल होने का मतलब नहीं बनता। तो ये हमारा जो आंसर है,
तो ये जो हमारा आंसर है पूरी तरीके से गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड था। ये कहीं पे हमें पढ़ना नहीं होता, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। दूसरी बात है हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी। एक टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है? जो उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की है और उसके अंदर जो सृजनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हाँ, जो उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की है और टीचर के अंदर क्रिएटिविटी है, तो ये इससे उसकी सक्सेस डिपेंड हो सकती है, यानी कि उसकी सफलता निर्भर हो सकती है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर है, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, his concentration on his work and duties with the spirit of obedience to God। यानी कि उसका कंसंट्रेशन, एकाग्रता, उसके वर्क, उसके कार्य और उसके कर्तव्यों के प्रति उसकी एकाग्रता, साथ में ये होता तो आप मान लेते थोड़ा सा कि हाँ, उसके कार्यों के प्रति, उसके दायित्वों के प्रति उसकी जो एकाग्रता है वो हो सकती है उसके सक्सेस का आधार। लेकिन विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, यानी कि इस आधार पे भगवान जो है, गॉड हैं, उनके आज्ञा के अनुसार। तो कोई टीचर, जरूरी नहीं है कि सारे टीचर आस्तिक, है ना, कि सारे टीचर आस्तिक हो और गॉड को मानते हो और गॉड उन्हें आदेश देगा, गॉड उन्हें आज्ञा, ईश्वर उन्हें आज्ञा देंगे, तब वो उस आधार पे अपने वर्क यानी काम और ड्यूटीज प्रति एकाग्र होंगे। तो ये आंसर यहीं पे गलत हो जाता है। फिर आपका है हिज मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इन कंट्रोलिंग द स्टूडेंट। तो मैंने आपको जब फैक्टर्स पढ़ाए थे और उसमें बताया था कि एक टीचर को, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए टीचर से संबंधित कारण जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट की मास्टरी, किसी टीचर की सफलता बहुत ज्यादा निर्भर करती है किस पे? उसके सब्जेक्ट की मास्टरी पे। सबसे ज्यादा एक टीचर के लिए अगर कुछ जरूरी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर एक टीचर की सफलता के लिए, या इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा गया है कि एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो एक टीचर की सफलता के लिए, अब एक टीचर के लिए या एक टीचर की सफलता के लिए उसकी सब्जेक्ट की मास्टरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वो क्लास को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ सकता है, बट सब्जेक्ट की उसकी मास्टरी कितनी है अपने सब्जेक्ट में। अगर मैं आपको यहाँ पे फिलॉसफी पढ़ाऊं या फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊं, तो इसके लिए जरूरी है कि इस सब्जेक्ट पे मेरा कमांड हो, तब मैं इस पे बेटर कर पाऊंगी। ये किसी भी टीचर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको सक्सेस तभी मिलेगी जब उसका उसके विषय पे कमांड, ठीक है। तो यहाँ इससे बेटर, बी ऑप्शन से बेटर आपका डी ऑप्शन है, और ये मैंने फैक्टर्स में आपको पढ़ाया है, इसलिए दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो ऑड ऑन वन आउट वाला कॉन्सेप्ट आप अपनाइए। कौन सा सही है उसको चुनने से बेटर है कौन सा गलत है पहले उसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो और जिस ऑप्शन में कंफ्यूज होइए, बाद में उसमें क्या करिए, कंपैरिजन यानी कि तुलना कर लीजिए, तो आप सही आंसर तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following teacher will be liked most? ऐसा कौन सा टीचर होगा जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, ठीक। तो पहला है अ टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड। यानी कि मैं एक चीज और बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो लर्नर है यानी विद्यार्थी है, इसके हित में हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस रहा है जहाँ पे टीचर के बारे में ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है, लर्नर के बारे में बेकार बताया जा रहा है, तो आप फोकस करिएगा कि ये लर्नर, विद्यार्थी की इम्प्रूवमेंट यानी इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में ज्यादा बात करें, ठीक है। लर्नर के पर्सपेक्टिव से आप सोचिएगा तो आपका आंसर हमेशा सही होगा कुछ क्वेश्चन में। Which of the following teacher will be liked most? कौन सा टीचर ऐसा है जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा? तो अ
टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, ऐसा टीचर जिसका एटीट्यूड जो है, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व, जिसकी आवृत्ति है वो बहुत ही आदर्शवादी है। तो हम में से कुछ लोग ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि हाँ, एक आदर्शवादी टीचर बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं हम। पहले क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आते थे जिसमें हमें यही लगता था कि सारे ही आंसर सही हैं। दूसरा, अ लविंग टीचर, एक बहुत प्यार करने वाला टीचर। तो हम ऐसे ये भी समझ सकते हैं कि एक प्यार करने वाला टीचर सारे स्टूडेंट से बहुत प्रेम रखता है, वो टीचर भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत पसंद किया जा सकता है, विल बी लाइक्ड मोस्ट, बहुत पसंद किया जाएगा। फिर है अ टीचर हु इज डिसिप्लिन, एक टीचर जो अनुशासित हो, ये भी सही लगेगा। फिर डी है अ टीचर हु ऑफ्टन अम्यूज हिज स्टूडेंट, यानी कि एक ऐसा टीचर जो हमेशा अपने छात्रों का, ऑफ्टन मतलब प्राय, अपने छात्रों का क्या करता है, अम्यूज करता हो, यानी कि मनोरंजन करता हो। हमें यहाँ क्या देखना है, एक टीचर जो है, अब यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि सारे ही आंसर हमें सही लग रहे हैं। अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ए नंबर है कि आदर्शवादी उसका एटीट्यूड, आदर्शों का हम क्या लेके करेंगे यहाँ पे, आदर्श, बहुत ज्यादा आदर्श हो, बहुत आदर्शवादी बातें करता हो, सब कुछ हो, यहाँ पे ये सही लग रहा है। अ लविंग टीचर, बहुत ही प्रेम दर्शाने वाला टीचर, तो आदर्शवादी तो प्रेम दर्शाने वाले टीचर से बेटर लग रहा है, तो इसको यहाँ पे कट कर देंगे। फिर अ टीचर हु ऑफ्टन अम्यूजेस स्टूडेंट, आप ये बताओ कि मैं रोज आपका मनोरंजन करूं, ऑफ्टन आपको पढ़ाऊं नहीं, मैं आपको डिसिप्लिन ही ना रख पाऊं, या मेरा जो एटीट्यूड हो आइडियलिस्टिक ना हो, मैं रोज प्रायः आपका मनोरंजन के लिए आपके ग्रुप पे रोज क्या करूं, कुछ जोक्स पे सेंड कर दूं, तो क्या आप मुझे पसंद करोगे? इस टर्म में आपको सोचना हो। ठीक है, तो एक टीचर रोज, हम टीचर के पास किस लिए जाते हैं, अपना लर्निंग का आउटकम पढ़ाने के लिए, ना कि मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अ टीचर हु इज डिसिप्लिन, एक टीचर, ठीक है, वो टाइम से अपने कॉलेज आता है, आप देखते हो टाइम से कॉलेज आता है, वो रेगुलर रहता है, वो आपकी क्लास में टाइम से आता है, उसके आने से क्लास एकदम अनुशासित डिसिप्लिन हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ही पंक्चुअल है, तो इस तरह के टीचर को आप या कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करेगा। अब यहाँ आदर्शवादी वाले में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि नहीं, आदर्श बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत आदर्शवादी, वो अपने आदर्शों को लेके चल रहा है, लेकिन वो क्लास में नहीं आता, क्या कर रहा है, बहुत आदर्शवादी है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा क्या करता है, ट्रुथ, हमेशा ट्रुथ बोलता है, बड़ा ही ऑनेस्ट है, ये सब तरीके हैं उसके अंदर, ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा है, काइंडनेस बहुत ज्यादा है, इस तरीके के आदर्श उसके अंदर है। बट वो क्या कर रहा है, क्लास में बहुत लेट आता है, रेगुलर नहीं है, क्लास को क्या करता है, टाइम से क्लास में नहीं आता है, आपको लेक्चर नहीं देता है, तो उसके आदर्शों का क्या हमें करना है, अचार नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अ टीचर हु इज मोस्ट डिसिप्लिन, जो सबसे ज्यादा अनुशासित टीचर होता है वही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। So I think this is clear now. So move on third question. A teacher's most important challenges. एक टीचर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण उसकी चुनौती क्या हो सकती है, उसके आगे सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या आ सकती है। देखिए पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, है ना, अभी भी कुछ क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं जो हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं। तो इन क्वेश्चन को पढ़ के हम क्या करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी से आंसर कर देते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन पे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, और इन आउट करना चाहिए, गलत को पहले हटाना चाहिए, या फिर कंपैरिजन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। इस तरीके से करने पे हमारा आंसर हमेशा राइट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन, अ टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, एक टीचर का महत्वपूर्ण चुनौती इसके आगे क्या होती है, टू मेक स्टूडेंट टू डू देयर होमवर्क। अब आप बताओ, एक टीचर ने होमवर्क दिया है, तो इसमें चैलेंज क्या है उसके आगे, दिस इज ओनली अ होमवर्क, ओके, और वो जाके होमवर्क का मतलब ही है गृह कार्य, वो घर से करके लाएगा, तो इसमें चैलेंज नहीं है उसके आगे। और नेक्स्ट डे अगर वो करके नहीं लाएगा, सारे बच्चे, मान लिया सारे बच्चे करके ला रहे हैं होमवर्क अपना, एक बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा है,
यहाँ पे उसे पनिश कर दिया जाएगा सारे बच्चों के सामने, है ना। इस पनिशमेंट से उसे क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी या जो भी, वो नेक्स्ट डे से काम करने अपना होमवर्क करके लाने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज एक टीचर के आगे नहीं है, ठीक है। फिर सी नंबर आप देख लीजिए, बी नंबर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि शिक्षण लर्निंग, शिक्षक प्रशिक्षक की जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया है, उसको बहुत एंजॉयबल बनाना, आनंद पूर्वक बनाना। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसको क्या करो, ये तो कट कर दो और इसको सर्कल कर दो। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाना, अगर एक टीचर का अपने कमांड है उसका अपने सब्जेक्ट पे, तो उसको डिसिप्लिन बनाने में क्या होगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती आ सकती है कि कुछ बच्चे बहुत बदमाश हो, जिससे क्या होगा, क्लास डिसिप्लिन ना हो सके। तो आप इसे भी सर्कल कर दो। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर मतलब हम ऑप्शन देखेंगे डी, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एक टीचर के लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, तो इसको आप कट कर दो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, क्योंकि दो आंसर आपको सही लग रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो। आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपको हमेशा ये चीज लगता होगा कि दो आंसर कभी कभी आपको सही लगते होंगे। आपने इन दोनों को तो ऑड को कट कर दिया, बट ये दो में आपको कंफ्यूजन हो रही है। फिर आप क्या करो, इन दोनों में कंपैरिजन करो कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट लग रहा है। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, अब आप ये देखिए, अगर कोई भी टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एंजॉयबल बना लेता है, यानी कि अगर मैं आपको क्लासरूम में, कोई टीचर क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहा है और इस तरीके से पढ़ा रहा है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो एंजॉयबल यानी कि आनंदित है, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है वो टॉपिक सुनने में, समझने में, और बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, सारे बच्चों को बड़े ध्यान से सारे बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस बनाया है, प्रक्रिया बनाई है टीचिंग लर्निंग की शिक्षण अधिगम की शिक्षक ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऑलरेडी क्या होगा, डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन हो जाएगा, सभी बच्चे अनुशासित होकर बैठ जाएंगे और चुपचाप ध्यान से अपने टीचर को सुनेंगे। तो टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम तो डिसिप्लिन हो जाएगा किससे, आपका जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल हो जाएगा। तो आपका बी नंबर इज बेटर देन सी ऑप्शन, ओके। तो टू मेक अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैलेंज है एक शिक्षक के आगे, और यही आपका क्या है, ऑप्शन राइट है। Just come on, question number 4. वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है मूल्य परक शिक्षा। मूल्य का मतलब आप जानते होंगे, मूल्य जो अच्छी आदतें होती, जैसे कि जो हमें क्या सिखाएं, हमें आइडियलिस्टिक बनाए, आदर्शवादी बनाए, हमें ऐसी चीजें सीखें। हमारे मूल्य हैं कि हम ट्रुथ, सच बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं, हम ईमानदार हैं, साथ में क्या, हम काइंड हार्टेड हैं, यानी कि हम दयालु हैं। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, मूल्य। तो मूल्य परक शिक्षा होती क्या है, ये आपको बनाना है। तो मूल्य परक शिक्षा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, एक बच्चे को क्या करना है, हेल्दी बनाना है,
स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ बनाने का मतलब है मूल्यपरक शिक्षा। अब बताओ मूल्य से और हेल्दी स्वस्थ बनाने से क्या मतलब है? यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की शिक्षा थोड़ी ना दे रहे हैं जो उसे हेल्दी बनेगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट कर दो। मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, अब हम उसे ट्रुथ सच बोलना, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, काइंडनेस हम उसे दयालु बनना सिखा रहे हैं, अच्छे काम करना सिखा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ये सब करके उसे गेट अ जॉब मिल जाए। तो मूल्यपरक शिक्षा का मतलब जॉब का पाना भी नहीं है। इसे अभी सर्कल कर दीजिए आप। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, बच्चे का संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अब संपूर्ण विकास से मतलब उसके फिजिकल से भी है। हम उसे वैल्यू एजुकेशन मूल्यपरक शिक्षा देके यानी कि ट्रुथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस इस तरह की बातें सिखा के उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते। यहाँ पे हम जरूर उसका मॉरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, यानी कि वर्च्यूज का मतलब होता है सद्गुण, गुण या सद्गुण। इनकलकेशन का मतलब होता है अंतर्निवेशन, यानी कि सद्गुणों का अंतर्निवेशन। वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्यपरक शिक्षा का मतलब हुआ कि सद्गुणों का अंतर्निवेशन। अंतर्निवेशन का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति को मूल्यपरक शिक्षा देके उसके अंदर सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। अब हम उसको ट्रुथ बोलना, ऑनेस्टी और काइंडनेस सिखाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सद्गुण ही विकसित होंगे। ये इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, when a normal student behaves in a erratic manner in the class you would, अगर एक अच्छा सा बच्चा है, नॉर्मल सा स्टूडेंट है, हमेशा क्लास में नॉर्मल रहता है, लेकिन एक दिन वो बहुत ही अजीब सा व्यवहार आपके क्लासरूम में कक्षा में करने लगे, तो आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, आप उसी समय स्टूडेंट को बाहर कर दोगे, डांट फटकार लगाओगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया था। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे आ गया कि लर्नर के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है ना, आप उसी ऑप्शन को चुनोगे जहाँ पे लर्नर का इम्प्रूवमेंट हो, उसका बेनिफिट हो, उसकी अच्छाई हो सके। ठीक है, तो आप स्टूडेंट को तुरंत बाहर कर दोगे, ये स्टूडेंट के लिए बेटर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तुरंत कट कर दो बिना सोचे समझे। ठीक है, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, इसको आप सर्किल कर दो। आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, अब क्लास में उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुरंत आप उसको क्लास से बाहर कर दोगे, तो ये भी लर्नर यानी कि विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट तो उसका सुधार होगा नहीं, तो इस ऑप्शन को भी बिना सोचे समझे तुरंत कट कर दो। इग्नोर द स्टूडेंट, अगर आप इग्नोर करोगे एक स्टूडेंट को, अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट है, सामान्य विद्यार्थी है, और उसने इरेटिक मैनर में बिहेव किया क्लासरूम में एक दिन, और आप उसको इग्नोर कर दोगे, तो हो सकता है नेक्स्ट डे वो फिर इस तरह का व्यवहार करे और एक अच्छा सामान्य सा विद्यार्थी बहुत ही डेलिक्वेंट हो जाए, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को भी कट कर दोगे। बी है टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, आप उस स्टूडेंट से क्लास के बाद में बात करोगे कि बेटा तुम्हारे इस तरह के व्यवहार का क्या रीजन है, तुम्हें कोई दिक्कत है, और जब कोई प्रॉब्लम उसकी आपको समझ में आएगी, तो डायग्नोज जब हो जाएगी इसकी प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे, उसका समाधान करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। तो आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का। इस तरह से ये हमारी सीरीज चलेगी।